जब से साउथ अफ्रीका की टीम और मेरा दोस्त टेम्बा बवूमा जाके डेरा डाल के बैठे हैं इंडिया में, तब से ये एक वाहिद मैच है जो कि देखने का मजा आया और पता चल रहा था कि भाई टीम इंडिया ये वाला मैच खेल भी रही है और ये मैच इंडिया में ही हो रहा है। इससे पहले तो भाई साहब बाकायदा जलील हो रही थी टीम इंडिया, क्योंकि टेस्ट मैचेस में हमने देखा वाइट वॉश, बबूमा मेरे दोस्त ने फुल लिटा के रखा और क्या क्या बातें नहीं की उसके हेड कोच ने। ठीक है, टेस्ट मैच में जलील हो जाते हैं, वनडे फॉरवर्ड में आते हैं, पहला मैच गिरते पड़ते मर मर के कहीं जाके जीतते हैं, 350 रन करने के बाद सिर्फ और सिर्फ जीतते हैं 16-17 रन से। ठीक है, सेकंड मैच तो फिर माशाल्लाह से हार भी जाते हैं, मतलब 2 बैटर्स जिनके सेंचुरी स्कोर करते हैं टीम इंडिया के और उसके बावजूद भी मैच हार जाते हैं। 359 का एक बड़ा टारगेट भी भाई साहब चेज करवा देते हैं। और आज का मैच जो कि वन साइडेड करके टीम इंडिया ये वाला जीती है, उसकी एक मेन बड़ी वजह वो ये है क्योंकि ये टॉस जीत गए हैं। और वो टॉस जीतने का जो राज बताया केएल राहुल ने, मतलब ये ऐसे राज से तो ना ही बताते तो अच्छी बात है। मतलब वो भाई साहब ये बात करते हैं कि हमारे एनालिस्ट ने एक मुझे ट्रिक बताई है कि भाई साहब अगर टॉस जीतना है ना तो खाने वाले हाथ से नहीं, धोने वाले हाथ से जाके टॉस कर। यार ये मतलब अजीब ही सीन हो गया आज, और अजीब ही हमें ट्रिक बता दिए कि भाई साहब अगर टॉस विन करना है तो खाने वाले हाथ को छोड़ के धोने वाले हाथ पे फोकस करें। और केएल राहुल जो कि जाके धोने वाले हाथ से कोइन को फ्लिप करते हैं और उसके बाद टॉस भी जीत जाते हैं। अजीब ही भाई साहब ये अजीब नशों में चल रहे हैं, लेकिन टॉस जीत गए हैं, अच्छी बात है। ठीक है, और टॉस जीतने की वजह से ये वन साइडेड मुकाबला देखने को मिला है, इंडिया की थोड़ी सी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली है, वरना इंडिया तो बेचारी रिंग रही थी इस पूरी की पूरी वनडे सीरीज में। उससे पहले टेस्ट में तो जो जलील हुए हैं वो तो हुए हैं, वनडे में भी फुल टाइम रिंग रही थी। शुक्रिया अदा करो भाई साहब टीम इंडिया के जितने भी फैंस हैं, जाके उस एनालिस्ट का और साथ ही साथ केएल राहुल का, जिसने हाथ मेरा ख्याल नहीं धोए थे आज, और जाके उस गंदे हाथों से उस बंदे ने टॉस किया और जीत भी गया। ठीक है, तो टॉस जीतने के बाद भाई साहब इंडिया ऑब्वियसली पहले बॉलिंग करती है और पहले बॉलिंग करते ही 270 रन निपटा देती है साउथ अफ्रीका को। तो साउथ अफ्रीका भाई साहब पहले बैटिंग करते हुए मात्र 270 रन करती है, जो कि जिस हिसाब से उन्होंने अपना बैटिंग ऑर्डर भेजा, मुझे तो पहले ही लग रहा था भाई ये जीतने के लिए आए हो, ये आखिरी मैच सीरीज डिसाइडर मैच है और आप उसको इतने हल्के में ले रहे हो कि आप एक तो पहले टॉस हार गए हो। ठीक है, उसके बाद आप बैटिंग करने के लिए आ रहे हो और जो लास्ट मैच का आपका सेंचुरियन बैटर है जिसने सेंचुरी स्कोर की हुई है, उसको उठा के आपने मिडिल ऑर्डर में डाल दी। इस तरह की कोई बात हमें सुनने को मिलती है ना कि भाई साहब लास्ट मैच में जिस बंदे ने सेंचुरी स्कोर की वो बंदा आज इंजर्ड है, इस वजह से वो बंदा नहीं खेल रहा। चलो ये हमें हजम भी हो जाती है, यानी बंदा खेल भी रहा है, ठीक है, फॉर्म वाला बंदा, और उसको आपने उस मैच में उसके अपने नंबर जो कि वो ओपनिंग करता है वहां से हटा के आप उसको मिडिल ऑर्डर में भेज रहे हो। मुझे तो भाई साहब इस चीज़ की कोई समझ नहीं आई। क्विंटन डिकॉक और रायन रिकल्टन ओपनिंग करने के लिए आ जाते हैं और क्विंटन डिकॉक ने वैसे सेंचुरी स्कोर की और अपने कोई भाई साहब जो बल्ले को पता नहीं क्या चीज़ बांध के रखी हुई थी, वो शुक्र है फाइनली टूट गई उस बंदे के। ठीक है, पता नहीं अजीब ही इधर नशों में चल रहा था। हमारे तो पाकिस्तान में आगे ठीक ठाक तगड़ा कम बैक करके गया वो बंदा, लेकिन इंडिया में जाके पहले 2 मैचेस में फुल घटिया किस्म की परफॉर्मेंस। लेकिन आज भाई साहब ने सेंचुरी स्कोर किया और एक अलग ही रिकॉर्ड बना दिया। भाई साहब ने इंडिया के खिलाफ को 23 इनिंग्स खेलते हुए 7 सेंचुरी स्कोर की हुई है। ये भाई साहब इंडिया के खिलाफ तो इंडिया का नेक्स्ट अबू बना हुआ है, मैं तो ये कहूँगा। तो आज भाई साहब फिर सेंचुरी स्कोर करके जाते हैं, रायन रिकल्टन 0 पे, बवूमा मेरा दोस्त भाई साहब 48 रन करते हैं और कैच थमा देते हैं सीधा पॉइंट पे कोहली के हाथ। और कोहली मेरा दोस्त उसको आउट करने के बाद, उसका कैच पकड़ने के बाद उसी के स्टाइल में उसको रुखसत करके आता है कि चल बेटा जरा ऐसे चल के जाता है ना तू, अब जरा ऐसे चल के जा। मतलब उसका अलग ही हिसाब किताब चल रहा है। यहाँ बवूमा इंडिया को फुल टाइम जलील करते हुए, ठीक है, दूसरे हाथ पे कोहली साहब की अपने ही चल रहे हैं, मतलब वो 100 पे 100 अलग मारी जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद उसको बवूमा को आउट करने के बाद उसको तरीका भी बता रहे कि भाई साहब ऐसे चल के जाना है। ठीक है, अलग इशू को चल रहे थे भाई साहब, बवूमा ने सिर्फ और सिर्फ 48 रन किए और उसके बाद तो भाई कोई भी नहीं चला। सब ने आगे बस 20-20 25-25 रन करके गिरते पड़ते को 270 तक पहुंचा दिए। मुझे लगा भाई साहब 270 रन हैं, को थोड़ा अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन आगे भाई साहब यशस्वी जायसवाल और साथ हमारे रोहित शर्मा साहब, वो भी आपको पता है गुस्सा निकालेंगे क्योंकि 2 मैच से विराट कोहली निकाल रहा था। उसने कहा चलो हम भी लगे हाथ आज दोबारा ज़रा मार कुटाई करें। ठीक है, उसने सेंचुरी तो इस सीरीज में एटलीस्ट स्कोर नहीं की, लेकिन भाई साहब वो 50 से अपने, मैं कहता हूँ गौतम गंभीर का मुंह बंद करवा रहा है। और अब गौतम गंभीर के मैं ये लाजमी पूछूंगा भाई साहब कि तेरे सवाल जवाब खत्म हो गए, मतलब तेरी तसल्ली हो गई है कि भाई 2027 के वर्ल्ड कप के लिए ये 2 एलिजिबल हैं भी कि नहीं? क्योंकि ये तो रिटायरमेंट के चक्करों में था ना गौतम गंभीर के, इन दोनों को अब रिटायर्ड हो जाना चाहिए और वही 2 प्लेयर्स ही पूरी सीरीज में हमें नजर आए एज अ बैटिंग यूनिट में। मतलब बैटिंग यूनिट में हमें यही 2 प्लेयर ही नजर आए हैं और इन दोनों को आप वैसे ही यार चुप नहीं बिठा सकते, इतने बड़े प्लेयर्स हैं इनको, और अपनी कंडीशन में खासकर ये खेल रहे हूँ, इन्होंने कहाँ भाई साहब नेड़े लगने देना। गंभीर मेरा दोस्त पहली मरतबा मैं यही कहूँगा रोहित शर्मा और विराट कोहली की परफॉर्मेंस से खुश होगा, क्योंकि भाई साहब सीरीज भी विन करवानी थी ना उसको। बड़ी बातें हो रही थी यार गौतम गंभीर के ऊपर के भाई जब से इस बंदे ने ओहदा संभाला, जब से ये बंदा कोचिंग में आया, तब से इंडियन टीम हार ही रही है। पहले आपने आके कप्तानी से हटा दिया शर्मा जी को,
ठीक है, फिर आप बातें कर रहे हैं कि इन दोनों को ही निकाल दो टीम से, अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस पे ठीक-ठाक क्रिटिसिज़्म हो रहा था। अब फाइनली मेरे हिसाब से भाई सारे क्वेश्चन खत्म हो गए होंगे इस बंदे के, और एटलीस्ट 2027 तक उस बंदे की जान छोड़ दो, क्योंकि वो बंदा इस हिसाब से क्रिकेट खेल रहा है, इवन के दोनों ही इस हिसाब से क्रिकेट खेल रहे हैं कि दोनों का ही बाहर बैठना नहीं बनता। अब तो शर्मा जी भी की फ़िटनेस के भी इश्यूज़ खत्म हो गए। अच्छी तगड़ी फ़िटनेस करके आया हुआ वो बंदा। इवन कि मैंने आज पॉइंट पे देखा क्या डाइविंग एफर्ट की थी यार उस बंदे ने। मतलब पहले तो शर्मा जी और पॉइंट पे खड़े हों, ये सबसे बड़ा अजूबा हो जाता है, और उसके बाद वो बंदा डाइविंग एफर्ट भी कर दे। अब तो मैं कहता हूँ फिर गंभीर साहब को कहीं जाके डूब के ही मर जाना चाहिए कि भाई साहब क्या हो गया है? इन दोनों को हो क्या गया? इतने ज़्यादा पर्सनल हो गया मेरे साथ ये। मतलब काश को मैं बहुत पहले ही आ रहा था, शर्मा जी की फ़िटनेस और ज़्यादा हो जाती और शर्मा जी हमें मज़ीद 3-4 साल और देखने को मिल जाते। अब तो शायद गंभीर ये सोच रहा होगा। ख़ैर एक अच्छी मैं कहता हूँ सीरीज़ देखने को मिली है हमारी विराट कोहली और रोहित शर्मा की तरफ से, और विराट कोहली की अब आपको भी पता है कि 30-35 ही मैचेज़ रह गए हैं, और हम सब यही चाहते हैं, बल्कि मैं तो पर्सनली ये चाहता हूँ कि वो बंदा अपनी 100 सेंचुरीज़ मुकम्मल करके जाए यार एटलीस्ट। मतलब इतना कोई लेवल का हमने उस बंदे का कैरियर विटनेस किया। हम भी कल को अपने बच्चों को बताएँगे भाई साहब एक वर्ल्ड का ग्रेट बैटर था, हमने उसका पूरा का पूरा करियर ही विटनेस किया हुआ है। ठीक है, हम भी अपने बच्चों को भाई साहब बताएँ हमने भी कोई क्रिकेट से कुछ उखाड़ा हुआ है। ठीक है, एटलीस्ट हम उस बंदे को तो एटलीस्ट हम ये भी तो बताएँ, जैसे हमारे बड़े बातें करते हैं भाई साहब आपके जावेद मियांदाद, भाई वसीम अकरम, इमरान खान और पता नहीं कौन-कौन से बड़े हमारे ग्रेट्स जितने भी थे। इवन कि इंडिया की तरफ चले जाएँ तो कपिल देव और वगैरह-वगैरह इतने बड़े-बड़े हमें प्लेयर्स हमारे बड़े कहते हैं, ठीक है? तो हम उनकी मुँह ज़बानी सुनते हैं, तो हम भी अपने बच्चों को बताएँगे भाई साहब हमारी जनरेशन में भी कुछ इस तरह के नमूने गुज़रे, ठीक है? और हमने इनका पूरा करियर भी विटनेस किया हुआ है। हमें भी कुछ बोलने का मौका दें विराट कोहली साहब। हालाँकि वैसे इस तरह की एक्सपेक्टेशंस हमें अपनी किसी कंट्री के प्लेयर से होनी चाहिए, लेकिन हमारे कोई कंट्री के प्लेयर इतना करीब पहुँचेंगे तो भाई ज़रूर रखेंगे उससे भी हम। अगर बाबर आज़म इतना करीब पहुँचते हैं जो कि लगता कहीं से भी नहीं है। जितना भाई साहब अब वो स्लो चल रहा है सेंचुरीज़ के मामले में बाबर आज़म, लगता नहीं है कि भाई साहब वो 50 सेंचुरीज़ भी कंप्लीट कर ले। ठीक है, करे अच्छी बात है यार, हम तो चाहते हैं कि वो करे, लेकिन अब वो बाबर आज़म पे है भाई साहब के करते हैं नहीं करते। खैर भाई साहब बार विराट कोहली के पास सिर्फ 30-35 ही इनिंग्स है, और जिस हिसाब से वो बंदा चल रहा है अब तो भाई ये जैसे आज वाली इनिंग्स पूरी ज़ाया हो गई। मतलब खेला तो अच्छा, नॉट आउट भी गया, मैच फिनिश करके गया और कोई मसला भी नहीं हुआ, यानी 270 का टारगेट आराम सुकून से 1 विकेट के नुकसान पे टीम इंडिया ने कंप्लीट कर लिया। लेकिन विराट कोहली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई उसको तो अब ये गिनती की ही इनिंग, उसके पास एक-एक मैच बड़ा कीमती है। उसके लिए तो भाई साहब कोई और आगे बहाना नहीं चाहिए। उसको तो भाई अब हर मैच सेंचुरी चाहिए बस, ताकि वो बंदा अपनी ये जो 16 सेंचुरीज़ रहती हैं ये कंप्लीट करे, ठीक है? या और कुछ नहीं तो कंप्लीट ना भी करे तो जितना ज़्यादा करीब हो सकता है, करीब हो सके। तो इस तरह भाई साहब 270 का टारगेट मिला इंडिया को, और इंडिया ने अपनी इंडिया में ही खेलते हुए बिल्कुल ही बताया कि भाई साहब इंडिया में अगर आपको इतना कम टारगेट मिले तो वो ऐसे ही वन साइडेड करके ख़त्म करेंगे। यशस्वी जायसवाल के बल्ले से फाइनली भाई साहब पहला उसका ओडीआई का 100 भी आ गया। टेस्ट मैचेस में तो भाई साहब उस बंदे ने आग लगाई हुई है, वो तो वहाँ तो डबल-डबल सेंचुरीज़ लग रही हैं, ठीक है? ये वनडे फॉर्मेट में हम तो चाह रहे हैं कि वो तीनों फॉर्मेट में हमें नज़र आए, ठीक है? लेकिन उसकी अपनी परफॉर्मेंस इस हिसाब से थी कि ठीक है, उसका बनता ही नहीं था किसी फॉर्मेट में, खासकर वाइट बॉल में। लेकिन अब शुक्र है उस बंदे की सेंचुरी आ गई है, और जब ये बंदा सेंचुरी स्कोर करने लग जाए, फिर भाई साहब इसकी सेंचुरीज़ आती हैं, बल्कि डबल सेंचुरीज़ भी करता है ये तो बंदा। तो देख के अच्छा लगा भाई साहब कि इस बंदे के बल्ले से भी सेंचुरी आ गई है, और आज फाइनली नॉट आउट गया ये बंदा। 116 स्कोर करके जाता है, रोहित शर्मा भी 73 रन्स करके जाते हैं और केशव महाराज के हाथों आउट हो जाते हैं। विराट कोहली भी भाई साहब नीचे से आके अच्छी तगड़ी और तेज़ तरीन पारी 144 के स्ट्राइक रेट के साथ वो ठीक-ठाक मार धाड़ करके भाई साहब 3 छक्के 6 चौके 65 रन्स करके, और वन साइडेड हमें एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस भाई साहब इंडिया की तरफ से शुक्र है देखने को मिल गई है। अब ज़रा बात करते हैं भाई अफ़गानिस्तान और पीएसएल में एक ज़रा मसला सा चल गया कि अफ़गानिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं वो पीएसएल में अब हमें नज़र नहीं आएँगे। ऐसी एक बातें-शातें से और ख़बरें सुनने को मिल रही हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के जो मसले मसाइल चल रहे हैं, ठीक है? हमारी सीरीज़ एक ट्राई नेशन सीरीज़ रखी हुई थी जिसमें बाद में हमने ज़िम्बाब्वे को ऐड कर लिया था, ठीक है? वो अफ़गानियों को तो ऐसा लगा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है फिर अपने हमसायों को देख के थोड़ी ओछी हरकतें भी तो शुरू कर लेते हैं ना, ठीक है? अफ़गानिस्तान ने इंडिया को देख के उन्होंने कहा लगी हाथ, अच्छा जी इंडिया वाले ऐसे करते हैं तो हम भी कर लेंगे, हम भी कर लेंगे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? भाई साहब इंडिया और तुम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनकी क्रिकेट भी बहुत अच्छी है और उनके पास पैसा भी उस हिसाब से है कि वो किसी के साथ भी अरेंज कर लेंगे सीरीज़, ठीक है? अब अफ़गानिस्तान की हालत ये हुई पड़ी है कि वर्ल्ड कप से पहले उनके पास कोई अच्छा ओपोनेंट ही नहीं है जिससे वो भाई साहब सीरीज़ रख के अपनी थोड़ी प्रिपरेशन कर लें वर्ल्ड कप के लिए। हालत तो ये हुई हुई है। पीएसएल में भाई साहब उनका इस दफ़ा ज़रा लग नहीं रहा, क्योंकि पहले राशिद खान की जो हरकतें हुई हैं, भाई लाहौर कलंदर को अपने ट्विटर हैंडल से ही रिमूव कर देना, और उसके बाद फिर लाहौर कलंदर ने कहा अच्छा जी ठीक है आप करते हैं तो हम भी करके दिखा सकते हैं, हमने भी निकाल दिया आपको, ठीक है?
तो ये जो सारी धक्का मुक्की या जो भी कह सकते हैं आप, जितने भी मसले मसाइल हुए, उससे भाई साहब अब ये तो हो गया कि अफ़गानिस्तान को इवन के उनके प्लेयर्स को ड्राफ्ट में भी, पीएसएल के ड्राफ्ट में भी नहीं रखा जाएगा। तो यार इससे ज़्यादा अब शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती वैसे। खैर मैं तो वैसे इन मामला से बहुत ही ज़्यादा, यकीन करो मुझे चिढ़ होती है कि भाई साहब क्रिकेट में ये सियासतबाजियाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन भाई साहब अगर आप लेके आएँगे फर्स्ट, अगर आप पहल करेंगे इन मामलात में, तो भाई फिर ख़त्म तो हमें करना आता ही है। तो इस हिसाब से भाई अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स शायद की बात है इस दफ़ा में पूरे पीएसएल में ही नज़र ना आए। वो अलग बात है कि बाकी जितनी भी लीग्स हैं वहाँ पे तो झप्पियाँ-पप्पियाँ चल रही हैं। ठीक है, अब आईएलटी में अफ़गानी प्लेयर भी गए हुए हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स भी गए हुए हैं, वहाँ पे तो भाई ऐसे खुल के ही झप्पियाँ-पप्पियाँ चल रही हैं। तो ये मेरा ख़्याल है पता नहीं हुकूमती दबाव होता है, ठीक है, उसी चक्कर में इस तरह की हरकतें कर लेते हैं हमारे प्लेयर्स भी और उनके प्लेयर्स भी कुछ। वरना अगर वैसे न्यूट्रल मुकाम पे जाके मिल लें तो वहाँ तो भाई उनका बस नहीं चलता कि मिल-मिल के कपड़े ही फाड़ दें। तो इंडिया भाई साहब ओडीआई सीरीज़ तो विन कर चुका है। अब देखते हैं कि टी20 जो सीरीज़ है वो भी 5 मैचेज़ की, उसमें कितनी कोई इज़्ज़त बचा लेते हैं अपनी, वो देखने वाली बात है। और साथ ही साथ अगर एशेज़ के मैच में नज़र डालें तो भाई साहब ऑस्ट्रेलिया ने फुल टाइम डोमिनेट करके रख दिया और इंग्लैंड तो ऐसे कोई ज़लील हो रही है ना, मैं तो यही कहूँगा। कल जब डे एंड हुआ था 44 रन्स की लीड पे बैठी हुई थी ऑस्ट्रेलिया। आज के डे एंड पे भी 43 की लीड पे बैठी हुई है अभी भी ऑस्ट्रेलिया, देखा जाए तो। मतलब अभी भी 43 रन्स शॉर्ट है इंग्लैंड। ये 43 रन्स ख़त्म करेंगे, फिर कहीं जाके भाई साहब अपना कोई आगे लीड देंगे, मतलब वो टारगेट होगा। पता नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि 6 आउट तो ऑलरेडी हो चुके हैं। इतनी मैं कहता हूँ मिचेल स्टार्क जैसे बंदे से आप 77 रन्स खा लोगे, फिर आपका भाई अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो इंग्लैंड वाले भाई फुल टाइम ज़लील हो रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से ये वाला मैच, मैं कहता हूँ कुछ टारगेट ही दे दें यार, चलो थोड़ी सी तो इज़्ज़त रखवा लें, कुछ तो टारगेट दे दें। वरना 43 रन तो अभी ट्रेल पे पड़े हुए हैं, ठीक है, ये कल आगे ख़त्म करेंगे, फिर कहीं जाके अपना टारगेट बनाएँगे, फिर वो आगे ट्रेविस टुल्ला पता नहीं कितने ओवर में ख़त्म करेगा। भाई इंग्लैंड तो भाई दूसरे मैच में लगातार ज़लील हो रही है और पहले मैच में भी वन साइडेड हार और दूसरे मैच में भी अब ये वन साइडेड हार देखने को मिल रही है इंग्लैंड को। देखते हैं क्या बनता है भाई साहब। तो ये था भाई साहब आज के एपिसोड में, बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।